नमस्ते एवरीवन। टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड मोटिव एंड डोमेन्स। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसके मोटिव्स और उसके डोमेन्स के बारे में हम पूरे से ओवरव्यू उसका पढ़ेंगे आज। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिस होता गया। तो प्रोटीन हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे केमिकल फंक्शन या बायोलॉजिकल फंक्शन अपने बॉडी के अंदर करने के लिए उसका यूज़ होता है। और जो प्रोटीन का ये अगर हम लोग एग्जाम्पल है उसके फंक्शंस का, तो उसमें जैसे एग्जाम्पल है वो स्ट्रक्चर रोल हुआ, एंजाइमेटिक और ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी फंक्शन अपने बॉडी के सेल्स के अंदर, ये सब करने के लिए हम प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। अब प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहता है। जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर आता है उसी हिसाब से उसका हर प्रोटीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। तो इसी कारण की वजह से स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या? तो बेसिकली ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक ब्रांच है जहाँ पे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। और क्योंकि अगर हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को सही से प्रिडिक्ट कर लिया तो उसके हिसाब से हम उसका फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या फंक्शन कर रहा होगा या कौन से रिएक्शंस कर रहा होगा। अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, जानना है, तो हमें अमाइनो एसिड्स के बारे में जानना पड़ेगा। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर कुछ 20 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड होते हैं। और ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि यहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन रहता है और वो एक अमोनिया ग्रुप यानी NH2 से अटैच रहता है, और दूसरी तरफ से एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर दैट इज़ COOH से अटैच रहता है। और जो सेंट्रल कार्बन रहता है उसके एक तरफ जो बॉन्ड रहता है वो हाइड्रोजन का रहता है, और दूसरी तरफ जो बॉन्ड रहता है वो कोई R ग्रुप या R ग्रुप का रहता है। या R ग्रुप को हम साइड चेन बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जनरली देखा जाए जनरली होता है अपना कार्बन का एक लंबा सा चेन होता है जिसके ऊपर कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, वो यहाँ पे आर की जगह पे आता है। लेकिन ऐसा हर बार नेसेसरी नहीं है। जैसे ग्लाइसिन में वहाँ R के यहाँ पे H रहता है। अब जो ये अमाइनो एसिड जो 20 अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से खाली वही 20 अपना आई ग्रुप के वजह से ही डिफ़र करते हैं कि आई ग्रुप अलग अलग अमाइनो एसिड के अंदर आई ग्रुप अलग अलग होता है, इसलिए वो अमाइनो एसिड अलग रहते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो हम उन्हें ऑन द डिफरेंट बेसिस अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लें या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पकड़ के चले, या फिर हम साइज या फिर अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, इन सबको अगर अलग हम कंसिडर करें तो अलग अलग कैटेगरी में हम अमाइनो एसिड को डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर लेके चले तो हम अमाइनो एसिड को हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो ये जनरली वो अमाइनो एसिड रहते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। और जब हाइड्रोफिलिक की बात करें तो ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोफोबिक के अंदर भी देखें तो उसका डिपेंडिंग वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का साइड चेन कैसा है, जैसे आई ग्रुप कैसा है, उस हिसाब से वो फर्दर हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक में। वैसे ही हमारे पास हाइड्रोफिलिक का भी रहता है, वो आई ग्रुप जो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाए। और ये इसमें क्या रहता है, ये फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं हमने पोलर और सब चार्ज अमाइनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द आई ग्रुप। तो अगर आई ग्रुप उसका अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज में भी फिर कौन सा टाइप का चार्ज है, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, उस पर भी हम फर्दर हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सब खाली बताने का तरीका है कि अमाइनो एसिड को हम अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हम लोग ने ये सब पानी के इसके अफिनिटी के ऊपर हमने नहीं देखा। इसी तरह से हम लोग इस पे साइज़ पे और उसके हम लोग इससे अमाइनो एसिड के साइज़ पे भी हम उससे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे दो अमाइनो एसिड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। एक है ग्लाइसिन और दूसरा है प्रोलीन। ग्लाइसिन हमारा क्या है, सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। और यही क्योंकि इसके जो आर चेन रहता है वहाँ यहाँ पे आर चेन के यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन कार्बन सेंट्रल कार्बन से अटैच है, तो ये वाला खाली अमाइनो एसिड अकेला ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका सेंट्रल कार्बन एटम कायरल नहीं है। बाकी सब अमाइनो एसिड के सेंट्रल कार्बन जो रहते हैं वो कायरल रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे आर के यहाँ पे H है तो इसकी वजह से ग्लाइसिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो ये इतने फ्लेक्सिबल रहता है कि बाकी अमाइनो एसिड ये इसकी इतना फ्लेक्सिबल होने के कारण ये ऐसे कॉन्फर्मेशन अटेंड कर लेता है जो बाकी अमाइनो एसिड नहीं कर पाए। इसके अलावा प्रोलीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोलीन हमारा एक ज़्यादा बल्कि अमाइनो एसिड बोल सकते हैं हम, क्यों, और ये ज़्यादा रिजिड रहता है। ये ऐसा होने का इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो आर ग्रुप है वो आके इसके अमाइनो ग्रुप के साथ ही बॉन्ड करना लेता है। तो इसके कारण जो पूरा स्ट्रक्चर आता है वो थोड़ा बहुत साइक्लिक हो जाता है। अब इसके वजह से साइक्लिक होने के कारण इसका जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है वो ज़्यादा रिजिड रहता है और उसके अंदर कॉन्फर्मेशन चेंज या रोटेशनल चेंजेस की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती जितना दूसरे अमाइनो एसिड में रहते हैं। अब एक बार जब अमाइनो एसिड बन जाता है तो उसके बाद अमाइनो एसिड आगे भी इसका ये मॉडिफिकेशन होता है। इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, और इसके बाद ही हम प्रोटीन उससे बनता है।
हमारा जब दो अमाइनो एसिड साथ में आते हैं और वो उन्हें बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वो कंडेंसेशन में जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वहाँ से। इसके कारण जो हमारा एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनिया ग्रुप है, वो दोनों बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जो हमारा दो अमाइनो एसिड ये बना है, जो दोनों अमाइनो एसिड जॉइंट हुआ है, इससे हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। इसी प्रकार अलग अलग अमाइनो एसिड आके बॉन्ड बनाते जाते हैं और हमारा अमाइनो एसिड जो चेन रहता है वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे एक एक अमाइनो एसिड ऐड होते जाता है हम उन्हें अमाइनो एसिड रेसिड्यू बुलाते हैं। अगर हमारा चेन थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है तो हम उससे पॉलीमर बुलाते हैं। अगर हमारा पॉलीमर 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा बड़ा है तो हम उससे पॉलीपेप्टाइड बुलाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड अगर हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अरेंज कर लिया अपने आप को तो हम उससे प्रोटीन बुलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा अमाइनो एसिड था। ये अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड जॉइन होकर डाईपेप्टाइड बनाते हैं और ऐसे ही अलग अलग ज़्यादा अमाइनो एसिड आके इससे जॉइन होते हैं तो हमारा पेप्टाइड बनता है। अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो ये हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और अगर पॉलीपेप्टाइड एक 3 डायमेंशनल शेप में अरेंज हुआ तो हम उसे बोलते हैं प्रोटीन। हाँ, ये जब नंबरिंग की बात आती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, हम नंबरिंग करते हैं हर एक अमाइनो एसिड को। बेसिकली अल्फ़ा कार्बन को नंबरिंग करते हैं। तो ये हमारा एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है। एन टर्मिनल मतलब वो एंड पॉलीपेप्टाइड का जहाँ पे अमाइनो ग्रुप फ्री हो। तो जहाँ पे अमाइनो ग्रुप फ्री हो उस सेंट्रल कार्बन आइटम से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होता है और वो नंबरिंग हम दूसरे एंड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक हम करते रहते हैं। जो आइटम हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं, जैसे अमाइनो ग्रुप, सेंट्रल कार्बन आइटम एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उन्हें हम बैकबोन आइटम्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम डाईहाइड्रल एंगल्स की बात करते हैं। तो डाईहाइड्रल एंगल होते क्या है? तो ये बेसिकली हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, लेकिन वो पार्शियल डबल बॉन्ड भी रहता है क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन ऑक्सीजन ग्रुप, सेंट्रल कार्बन और हमारे अमाइनो ग्रुप। तो इस कारण की वजह से हमारा जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर आता है वो ज़्यादा रिजिड बन जाता है। और इस जो एटम्स हमारे इस डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं उन्हें हम उस प्लेन को हम लोग पेप्टाइड प्लेन बुलाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन रहता है इतना फ्री नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा सिंगल बॉन्ड रहता तो डबल बॉन्ड में एंगल ऑफ रोटेशन कम हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो इस कारण हमारे जो एंगल ऑफ रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आता है, इसी को हम लोग मतलब इतना फ्रीली वो रोटेट नहीं कर पाते। जो हमारे जो एटम जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उतना फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो ये जो एंगल ऑफ ये रोटेशन है हमारे बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड के साइड से जो एटम्स के पास जो एंगल ऑफ रोटेशन का फ्रीडम है, उसी एंगल ऑफ रोटेशन को हम लोग डायहेड्रल एंगल्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है टॉर्सनल एंगल। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं। एक का नाम होता है फाई एंगल और दूसरे का नाम होता है साई एंगल। जो फाई रहता है वो हमारा अमाइनो ग्रुप और सेंट्रल कार्बन के बीच में बनता है और जो हमारा साई एंगल रहता है वो हमारा सेंट्रल कार्बन और कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच में बनता है। तो ये जो वेरियस इसका फाई एंगल और साई एंगल का कॉम्बिनेशन आता है, इसकी वजह से ही हमारा पॉलीपेप्टाइड है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये बन पाता है। तो हम बात करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमने पीछे देखा कि हमारे पास दो डायहेड्रल एंगल रहते हैं, साई एंगल और फाई एंगल। तो ये दोनों कम्प्लीटली लेकिन फ्री नहीं रहते। पहला क्योंकि इनका पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्लेनर नेचर आता है और दूसरा हमारे आर ग्रुप की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है। तो इन डायहेड्रल एंगल जो रहते हैं उनके एंगल ऑफ रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन रहता है और वो पूरी तरह से फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। अब कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ये हर एक अमाइनो एसिड का पर्टिकुलर आर ग्रुप की वजह से ये प्लेनर नेचर की वजह से एक पॉसिबल हमारा डायहेड्रल एंगल का पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अमाइनो एसिड कितना डिग्री तक अपना डायहेड्रल एंगल्स को रोटेट कर सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन से अमाइनो एसिड कितना रोटेट कर सकते हैं हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रामचंद्रन जी ने रामचंद्रन प्लॉट का इन्वेंशन किया था। तो बेसिकली ये प्लॉट हमें बताता है कि कोई भी अमाइनो एसिड जो रहेगा उनके अंदर जो डायहेड्रल एंगल है वो किस कॉन्फर्मेशन में रहेंगे तो कौन सा टाइप का प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लॉट, यहाँ पे हमारा है साई एंगल और यहाँ पे हमारा है फाई एंगल। तो साई एंगल का जो ये रेंज है वो +180 डिग्री से -180 डिग्री तक रोटेशन है। सिमिलरली फाई एंगल का भी -180 टू +180 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्वायर करना है तो कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा वो हम इस रामचंद्रन प्लॉट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स लिखा है जो वेरी रेयर रहता है। तो बेसिकली अगर हमारा जो अमाइनो एसिड है उनके फाई एंगल और साई एंगल दोनों ही
बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फाई एंगल ज़्यादा पॉजिटिव रहे और ज़्यादा रहे, और साई एंगल वो ज़्यादा रहे पॉजिटिव, और फाई एंगल भी पॉजिटिव रहे ज़्यादा, तो वो दोनों अमीनो एसिड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनेगा। सिमिलरली अगर हमारा साई एंगल पॉजिटिवली है और ज़्यादा है और हमारा फाई एंगल नेगेटिव है, तो हम बीटा स्ट्रैंड देखने मिल सकता है हमें हमारे सेकंड स्ट्रक्चर में। सिमिलरली अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, फाई एंगल और साई एंगल दोनों ही नेगेटिव रहें, तो हमें राइट हैंडेड हेलिक्स देखने मिलता है। और अगर फाई एंगल पॉजिटिव रहा और साई एंगल नेगेटिव रहा, तो हमें वो एरिया पे कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता, तो हम उसे डिसअलाउड रीजन कहते हैं। हमारा जो अमीनो एसिड आता है वो दूसरे अमीनो एसिड से बाइंड होता है बाय द यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड। जब अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड साथ मिलकर बनते हैं तो हमें मिलता है पॉलीपेप्टाइड, और जब हमारा पॉलीपेप्टाइड आता है वो पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन में जाता है तो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये सब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड का, ये अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में खुद को अरेंज करते हैं, तो हमें मिलता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये तीनों जो है हमारे सिंगल पॉलीपेप्टाइड से ही बनते हैं। अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब हम प्रोटीन के कॉर्डिनेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्रोटीन कॉर्डिनेट स्ट्रक्चर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड आते हैं, जो आके हमारे इसमें एक दूसरे से बाइंड होते हैं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं एक दूसरे से बाइंड होता है और हमें एक स्ट्रक्चर देते हैं ओवरऑल, हम उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स का यूज़ होता है हीमोग्लोबिन बनाने, और हर एक पॉलीपेप्टाइड जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में यूज़ हुआ है, उस इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग बोलेंगे मोनोमर्स या फिर सब यूनिट्स। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स आते हैं जो हमारा पॉलीपेप्टाइड अक्वायर कर सकता है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बीच में रहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स।